अच्छा, आप लोग मेरे आते ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे मैं कभी नहीं हूँ, कोरोना की चौथी लहर लेके आ रहा हूँ। ताली वाली बजाओ, नीरस मत बैठो, ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा इन कवियों का। हरिद्वार आनंद की नगरी है, तुम्हारे शहर में खोटा हो सिक्का चल निकलता है, यहाँ पर हर परेशानी का आखिर हल निकलता है। और तुम्हारी शान क्या समझेंगे लखनऊ कानपुर वाले, अरे तुम्हारे घर में टोटी से भी गंगा जल निकलता है। ये कह रही थी, वो सुना रही है दीदी हमारी, ये लड़के क्या चाहते हैं कि सत्यभामा सी आराधिका भी मिले, वाह, भक्त मीरा सी स्वर साधिका भी मिले विनोद भाई। और ये आजकल के कन्हैया ये चाहे इन्हें रुक्मिणी भी मिले और राधिका भी मिले। वाह, कुछ पंक्तियां देता हूँ इन बड़े कवियों के। देखिए सनातन की बात होती रहती है, लेकिन हास्य का थोड़ा सा माहौल है, थोड़ा सा और हास्य बता। हमारे बड़े विनोद भैया बहुत शानदार हास्य को, पत्नी परमानेंट विनोद भैया फोन रखो तो। रात में किसका मैसेज आ रहा है? इस समय दो ही लोगों के मैसेज आते हैं, एक उधार वालों का और जुगाड़ वालों का, क्योंकि लिफाफा इनका मुझसे ज्यादा है तो उधार वाले तो हैं नहीं, अब जुगाड़ वाले हैं तो भाभी से शिकायत करनी पड़ेगी। इनका तालियां बजा दो। हाँ देखो, रजनी बहन जी का मेरे पास फोन है, मैं सच बता रहा हूँ। एलेश एक हरिद्वार में कार्यक्रम कराना है गोविंद घाट पे। मैं ठीक है सर, आ जाएगा। मैंने आ जाएगा, मैंने कि पूछा नहीं पेमेंट वगैरह क्या लेगा, तो मैंने कि कौन कौन आ रहा है, इन्होंने कहा विनोद भाई आ रहे हैं। मैंने विनोद भाई आ रहे हैं, बड़े कवि हैं, तो मैंने कि ठीक है आ जाऊंगा। मैं ना पूछा लिफाफा वगैरह, मैंने कि भाई क्या दे दूं। बहन जी ने पूछा, बोले कि विनोद भाई को जो दे रही हो 500 रुपए उससे मुझे कम दे देना। इन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो तू आजा। विनोद भाई के 500 ही थे। हाँ, देव सेना जैसी, बहुत कम आपके मध्य रहूंगा, वो कह के गई बहन जी। मैं सही बता रहा हूं, एक लेबोरेटरी होती है जिसमें गोभी के फूल को इधर से डाला जाता है और गुलाब के फूल को उधर से निकाला जाता है। उस लेबोरेटरी का नाम होता है ब्यूटी पार्लर। जियो जियो बेटा। यह सच बता रहा है, कवि सम्मेलन थोड़ी देर लेट हुआ। ये जितने भी कवि बैठे हुए हैं ये पुरुष हैं, सब ओरिजिनल ब्यूटी हैं, सिंथेटिक ब्यूटी नहीं है। ये पूरा कवि सम्मेलन रजनी बहन जी के कारण लेट हुआ। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने हैं सबने मुंह पे गंगा जल मारा है और पोंछा भी नहीं आके बैठ गए। ये अकेली थी कि 3 घंटे तक पीओपी हो रही थी। इतने ऊंचे सैंडल विनोद भाई, इतने 6 इंच के से दियो, चाहे मत दियो, बुराई करे बिना नहीं मानेगा भाई। आप जितना लिफाफा मुझे दे रही हो उससे दोगुना डॉक्टर साहब ने दे दिया कि तू इसकी बुराई कर, मैं तो कर नहीं पाता हूं। वो भाई साहब 6 इंच 7 इंच की हील पहन के, पता है हम लड़के पहन ले 24 बार गिरे धरती पे। कमाल है भाई, प्रणाम करता हूं मैं आपकी। देव सेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, अच्छा मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। सुष्मिता वो अब उठ गई, अगर वो बैठी रहती तो मैं कहता सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती हैं। सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती है, और दूर से देखो तो यूरिया भी शक्कर दिखाई देती है। देव सेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोल गप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी हो गई। मैं सच बता रहा हूं,
एक छोटा सा और कुछ टिप्पणी करता हूँ, एक छोटा सा मुक्तक और सुनाता हूँ और बुलाता हूँ उस व्यक्तित्व को जिसके आने से ये धरती पावन होगी, पुनीत होगी। हमारे आदरणीय गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो कभी जिन्होंने सांसद बनकर कभी हमारे नगर की शोभा बढ़ाई थी, विकास कराया था, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और 10,000 से भी ज्यादा इस भारतवर्ष में मुझे लगता है विनोद भैया शायद सबसे अधिक कवि सम्मेलन करने वाले व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आता हूं सर फिरोजाबाद, मेरा गृह जनपद रहा, वर्तमान में आगरा में रहता हूं। सच बता रहा हूं, मेरी लंबाई देखकर आप समझ गए होंगे, मेरा सबसे पहले ख्वाब था मैं पुलिस में जाना चाहता था। उत्तर प्रदेश से आया हूं साहब। जब मैंने इंटर पास किया था तब स्थिति बड़ी अजीब थी। मैं भाई साहब पुलिस की भर्ती देखने गया, मैंने रिटन पास कर लिया, ब्रिलियंट में छोटे से हूं, हालांकि इस बात का मैंने घमंड नहीं किया कभी। मैं पुलिस की भर्ती देखने गया, फिजिकल में उसने मेरे सीने पे फीता लगाया, बोला फुला, मैंने सीना फुलाया, बोला क्या कर सकता है देश के लिए, मैंने कि जान दे सकता हूं देश के लिए। अफसर बोला डिस्क्वालीफाई। मैं घर आ गया, मुझे लगा कुछ कमी रह गई होगी, मैंने फिर दूध पिया, दंड बैठक लगाई, मैं अगले वर्ष फिर गया, उसने फिर फीता लगाया, उसने कहा फुला, मैंने फिर फुलाया, बोलो क्या कर सकते हो देश के लिए, मैंने जान दे सकता हूं देश के लिए, मान दे सकता हूं देश के लिए, ईमान दे सकता हूं देश के लिए, बोले डिस्क्वालीफाई। मैं फिर घर आ गया, लेकिन अब की बार मैं अपने उस व्यक्ति से, अपने उस मित्र से गुरु मंत्र लेने गया जिसका नंबर पुलिस में आ गया था। मैंने उससे पूछा, उसने मेरे कान में फूंक मारी, बोले ये कह दियो। मैं फिर गया, उसने फिर फीता लगाया, बोला क्या कर सकते हो देश के लिए, मैंने जान दे सकता हूं देश के लिए, मान दे सकता हूं देश के लिए। बोले और क्या कर सकते हो देश के लिए, मैंने कि 3 लाख और दे सकता हूं। मैं क्वालिफाई हो गया, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी। आइए उस व्यक्तित्व को बुलाते हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। वो 2 व्यक्ति शेष रह गए हैं और दोनों ही विशेष हैं कि पीढ़ियों से सर पे रखे बोझ का अपना मजा, पीढ़ियों से सर पे रखे बोझ का अपना मजा। गुरुदेव बोलो कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता वाले कि भारत तो मदारियों का देश है, साधुओं का देश है, ये क्या जाने, लेकिन उन्हें बता दें कि सनातनी संस्कृति है क्या। जब उन पाश्चात्य सभ्यता वाले जंगलों में नंगे घूमा करते थे तब हम सनातनियों ने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। और ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रख के अगर प्रत्यंचा तान दी तो 7 सागर खोल जाया करते थे, वो है हम। एक बार तालियां बजाइए अपने लिए। क्या 16 बार हराया उस मोहम्मद गौरी को, एक बार छल से। और ये कवियों के लिए पढ़ता हूं, ये इन्होंने क्या दिया, कहते हैं सब कविता ने क्या दिया, कविता ने क्या दिया, कविता ने ये दिया, 16 बार हराया। एक बार छल से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, उनके शरीर के हर अंग से रक्त बह रहा था। आदेश हुआ कि इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, गर्दन अलग कर दी जाए। तब एक कवि के दिमाग की बत्ती जली, उसने कहा कि महाराज बादशाह, जिस व्यक्ति विशेष को तुमने मारने का आदेश दिया है वो अद्भुत कलाओं का स्वामी है, शब्दभेदी बाण चला सकता है। बादशाह बोला कैसा शब्दभेदी, कि बाप दादाओं ने कभी शब्दभेदी सुनाओ तब तो जाने। उन्होंने कैसा शब्दभेदी, कि वो शब्दभेदी के शब्द हो जाए, गुंजायमान हो जाए, ध्वनि उत्पन्न हो जाए, वहां पर ये बाण मार सकते हैं। बोले प्रबंध कराया जाए, प्रबंध कराया गया। एक धनुष का, एक बाण का दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, और उसने पढ़ा कवि ने कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तालियां आवानी चाहिए अब। प्रत्यंचा तनी, हवाओं को चीरते हुए एक बाण निकला और मोहम्मद गौरी के सीने के आर पार हो गया। ये दिया है कविता ने। जमाने पर किए हैं अनगिनत उपकार कविता ने, बुझी तलवार पर आकर चढ़ा दी धार कविता ने। कभी उद्दंड से उद्दंड को उर से लगाया तो कभी प्रतिकार बनकर कर दिया संहार कविता ने। मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिसकी वाणी से यह सदन गुंजायमान होने वाला है। उनका नाम होता है डॉक्टर निखिल चौहान मन जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, हिंदुस्तान है, क्या करें। खैर, पावन मंच को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। स्वागत। और आज का मंच मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि आदरणीय गुरु जी का सानिध्य मिला है और दादा ओमपाल सिंह निडर जी, तो मैं धन्य हो गया हूं। तो मैं सीधे सीधे काव्य पाठ शुरू करता हूं अपना। आप लोगों ने सभी तरह के रस सुने, सब सुना, लेकिन अब थोड़ी सी गंभीरता की आवश्यकता है। एक
एक बार सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं वो एक बार सिर्फ देश के लिए तालियां बजाए, तब मैं अपने शब्द रखूंगा यहाँ पे। क्योंकि मेरा मानना ये है, आप कुछ बन जाइए, अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं खुल के कहता हूं, विभीषण कितना ही बड़ा भक्त था लेकिन वो देशद्रोही था, उसे ना पूजा जाए। मैं पंक्तियां रखता हूं भैया, विनोद भैया, अपने परिचय का छंद पढ़ता हूं कि मैं क्या लिखता हूं। गुरुदेव, घटिया सियासत के गीत नहीं गाता कभी, घटिया सियासत के गीत नहीं गाता कभी, सिर्फ भारती का गुणगान लिखता हूं मैं। ये सियासत के दुसाले उतार के रख दीजिए, किसी दल की किसी की कोई जरूरत नहीं है, अगर सबसे बड़ा है तो देश है। पंक्तियां तब पढ़ता हूं, घटिया सियासत के गीत नहीं गाता कभी, सिर्फ भारती का गुणगान लिखता हूं मैं। अकबर चाह के बिड़ीगा जिसे पाया नहीं राणा वाला, वो ही स्वाभिमान लिखता हूं मैं। झूठ वाले चोले कविता को नहीं पहनाता, झूठ वाले चोले कविता को नहीं पहनाता, लेखनी से सत्य का बखान लिखता हूं मैं। मेरा हर छंद राष्ट्र प्रेम से महकता है, शब्द शब्द सिर्फ हिंदुस्तान लिखता हूं मैं, वर्ण वर्ण सिर्फ हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। और लोग कहते हैं कि अभी यंग हो तो ये प्रेम क्यों नहीं लिखते, लेकिन जवान लड़के जो प्रेम लिखते हैं, मैं क्यों नहीं लिख पाता प्रेम। और नए कवि क्या लिख रहे हैं गोविंद भाई, सुनिएगा आप, क्योंकि देश भी बहुत जरूरी होता है कि बिंदियों में, चूड़ियों में, पायलों में गुम होके युवा कवि बस श्रृंगार लिखते रहे। कि क्या लिखते रहे, कि बिंदियों में, चूड़ियों में, पायलों में गुम होके युवा कवि बस श्रृंगार लिखते रहे। भारती का चल तो तार तार होता रहा, और ये चाहतों के इजहार लिखते रहे। बहुत बढ़िया। कि भारती का चल तो तार तार होता रहा, और ये चाहतों के इजहार लिखते रहे। सुनकर भी सुनी नहीं भारती की चित्कार, सुनकर भी सुनी नहीं भारती की चित्कार, पायलों की मीठी झनकार लिखते रहे। आजाद भगत अशफाक को तो भूल गए, प्रेमियों के बस किरदार लिखते रहे, प्रेमियों के बस किरदार लिखते रहे। लेकिन मेरी मजबूरी थी साहब, मैं क्यों नहीं लिख पाया। 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहूंगा आदरणीय। देखिएगा कि लिखने को प्रेम गीत मैं भी लिख देता, पर लिख सकता था, क्यों नहीं लिख पाया। लिखने को प्रेम गीत मैं भी लिख देता, पर मातृभूमि है तू अंगार लिखने पड़े। लिखने को प्रेम गीत मैं भी लिख देता, पर मातृभूमि है तू अंगार लिखने पड़े। पायलों के, चूड़ियों के, बिंदियों के ख्याल छोड़, बरछी कटारी तलवार लिखने पड़े। कि पायलों के, चूड़ियों के, बिंदियों के ख्याल छोड़, बरछी कटारी तलवार लिखने पड़े। भारती के आंचल को तार तार होता देख, भारती के आंचल को तार तार होता देख, मुझे लेखनी से संघार लिखने पड़े। वंदे मातरम गीत का जो अपमान देखा, दिल में जो उठे थे वो ज्वार लिखने पड़े, दिल में जो उठे थे वो ज्वार लिखने पड़े। और एक और 4 पंक्तियां रखता हूं कि क्यों नहीं लिख पाता, किस लिए नहीं लिख पाता हूं। शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, सुनिएगा विनोद भाई, शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, जवानों की माओं के आशीष याद आते हैं। शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, जवानों की माओं के आशीष याद आते हैं। छम छम पायलों की चीख लगती है जब सैनिकों के घाव टीसी याद आते हैं। कि छम छम पायलों की चीख लगती है जब सैनिकों के घाव टीसी याद आते हैं। भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ूं, भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ू, चक्रधारी द्वारिकाधीश याद आते हैं। और जब जब सोचता हूँ प्रेम लिखने की, मुझे सैनिकों के कटे हुए शीश याद आते हैं, सैनिकों के कटे हुए। शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, जवानों की माओं के आशीष याद आते हैं। छम छम पायलों की चीख लगती है जब सैनिकों के घाव टीस याद आते हैं। जिंदाबाद। भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ूं, भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ूं, चक्रधारी द्वारिकाधीश याद आते हैं।
और जब जब सोचता हूँ प्रेम लिखने की मुझे सैनिकों के कटे हुए शीश याद आते हैं। सैनिकों के कटे हुए शीश याद आते हैं। मेरे एक मित्र होते हैं, उन्होंने एक शेर कहा, मनु बदायूनी जी, कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा। देखिए इन बच्चों को बैठाइए, इनका भविष्य तो खराब होना हो, मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, सारी दुनिया जानती है देश हिंदुस्तान होगा। क्या बात है, सब पंक्तियां पढ़ता हूं, एक बिंब आपके सामने रखता हूं। लोग कहते हैं ओज वाले शोर मचाते हैं, लेकिन हम दादा निडर जी की उसमें आते हैं, सानिध्य में पढ़ रहे हैं। ये हमारे बड़े होते हैं तो हम चीखते नहीं हैं, हम मानते हैं कि शब्द बिकते हैं, शोर नहीं बिकता। शब्दों में वजन है तो चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके दिल को छुए तो आप समर्थन करें। तो मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि एक बेटा सीमा पे जा रहा है और उसके परिवार के सदस्य उससे क्या कह रहे हैं, और अगर आपको लगे कि वो सिर्फ भारत में संभव है तो मुझे समर्थन दें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, गोविंद भाई सुने। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, अकेला बेटा है, सीमा पे जा रहा है। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, शत्रु दल को ये सिद्ध करके दिखाइए। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, शत्रु दल को ये सिद्ध करके दिखाइए। पिता बोले छू ना पाए चीर कोई भारती का, शत्रुओं के उठे हुए भाल काट लाइए। बहना बोली भैया बात आन बान शान की है, बहला बोली भैया बात आन बान शान की है, झुके ना तिरंगा चाहे खून में नहाइए। और बीवी बोली आपसे ना सिकवा करूंगी कभी, शौक से सिंदूर मेरा देश पे मिटाइए, शौक से सिंदूर मेरा देश पे मिटाइए। मैं सिर्फ 2 छंद पढ़ के अपना स्थान लेना चाहूंगा। एक हमला हुआ पुलवामा का, लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी कि क्या क्या मैंने आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी कविता नहीं लिखी उस विषय पे। मैं मानता हूं मेरे शब्द बहुत बड़े हैं, ऐसे घटिया देश पे लिख के मैं कविता का अपमान नहीं करता। मैं सिर्फ अपने सैनिकों के लिए कविता पढ़ता हूं, 2 छंद पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया, सिर्फ 2 छंद पढ़ता हूं, क्योंकि हमें बाद में दादा को भी सुनना है कि पुलवामा का एक हमला हुआ, हमारे सैनिक क्या क्या पीछे छोड़ गए। मैं वो छंद पढ़ना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा। और अगर दिल को छुए तो मैं मानता हूं कि मुझे समर्थन करें, क्योंकि खामोशियां खलती हैं। या तो मेरे समर्थन में आप तालियां बजाइए, या मेरे विरोध में अगर मैं गलत हूं, क्योंकि ये खामोश रहना जो है ना, ये इस देश का विनाश कर रहा है। या तो मेरे समर्थन में बजाइए या मेरे खिलाफ बजाइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं बैठना है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है आपका। मैं पीछे तक पहले तालियां बजाइए, नहीं तो यही पंक्ति पढ़ता रहूंगा बार बार। ऐसा नहीं है, हमें सारी चीजें आती हैं। तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिसका नहीं इलाज दुनिया में कोई कहीं, भारती के जी में ऐसी पीर छोड़ गए वो, छोड़ गए माँ की छातियों से दूध रिश्ता, वो पिताजी की अखियों में नीर छोड़ गए वो, छोड़ गए माँ की छातियों से दूध रिश्ता, वो पिताजी की अखियों में नीर छोड़ गए वो, छोड़ गए मखमली बाहों के 2 घेरे, और छोड़ गए मखमली बाहों के 2 घेरे, और करके सिंदूर को अधीर छोड़ गए वो, बैठे रहे हम तो घरों में और देश हेतु चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो, चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो, चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो। और एक परिवार मर जाता है साहब, एक व्यक्ति नहीं मरता। ये लास्ट की पंक्तियां पढ़ के, आखिर पंक्तियां पढ़ के मैं स्थान ग्रहण करता हूं कि मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, राखी ईद चौथ के त्योहार मर गए हैं, क्योंकि त्योहार भी इंसान से होते हैं। मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, राखी ईद चौथ के त्योहार मर गए हैं, दम तोड़ चुकी माता पिता की आशाएं और बहन भाइयों के अधिकार मर गए हैं, दम तोड़ चुकी माता पिता की आशाएं और बहन भाइयों के अधिकार मर गए हैं, छोटे छोटे बालकों का बचपन मर गया, छोटे छोटे बालकों का बचपन मर गया, बीवियों के 16 सिंगार मर गए हैं, केवल जवान ही नहीं मरे हैं, साथ साथ उनके समूचे परिवार मर गए हैं, उनके समूचे परिवार मर गए हैं। बहुत बढ़िया।